तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है ऐसा प्रोसेस जो हमारा बॉडी में हो रहा हो जिसके कारण हम जीवित हैं। लाइफ जिसके कारण हमको जिंदगी है टू सर्वाइव ऑन दी अर्थ। ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है, कभी आप सोचे ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस है हमारा शरीर में जो हो रहा है जिसके वजह से हम लोग जिंदा हैं। सबको मालूम है क्या? न्यूट्रिशन प्रोसेस, और क्या रिस्पायरेशन प्रोसेस, और क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। पता है ना, हार्ट के द्वारा जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा शरीर में, तो वो एग्जीक्रेशन, वेस्ट जो बाहर निकल रहा है। रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वो प्रोसेस है जिसका अगर वो नहीं हो तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो ह्यूमन नाम का जो स्पेसीज है ना वो इस अर्थ से खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे वो पार्टिकुलर स्पेसीज अर्थ पे हर बहुत दिन तक के लिए रह सके, इसलिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो सब कुछ समझ सके और अच्छा से इवॉल्व कर सके और जिंदा ज्यादा दिन रह सके। तो हर एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, देन रिस्पायरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एग्जीक्रेशन। बाकी रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो चलिए जो बात हम बताएं वही बात है, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। वही बात जो बोले, ऐसा बेसिक फंक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता हो उसके शरीर में ताकि वो क्या कर सके, वो जिंदा रह सके अर्थ पे। वो क्या कर सके, वो जिंदा रह सके अर्थ पे। तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत सारा ये प्रोसेस है, जैसे कि आपको बताए थे न्यूट्रिशन होता है, रिस्पायरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एग्जीक्रेशन होता है, रिप्रोडक्शन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिप्रोडक्शन को भी बता चुके ये क्यों है, इसको क्यों हम लोग मान के चल रहे हैं। इससे ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस और ये प्रोसेस नहीं हो तो हम लोग नहीं जिएंगे। मेन ये 4 प्रोसेस है, अगर ये 4 प्रोसेस नहीं हो रहा तो हम लोग तो जी नहीं सकते। 1 मिनट या 1 घंटा मतलब नहीं जी पाएंगे, सिंपल सी बात है। ये दोनों वो प्रोसेस है जिससे हम लोग जिंदा तो रह सकते हैं बट हमारा स्पेसीज जिंदा नहीं रह सकता पूरा अर्थ पे। कुछ दिन बाद 10 साल 20 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो ये भी जरूरी है ताकि मान लीजिए कोई भी आया तो जाएगा ना, मरा तो उसके जगह पे दूसरा कोई आए। ये पॉसिबल तब है ना जब रिप्रोडक्शन होगा, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को खाएं और उस फूड को यूटिलाइज कर लिए कोई और काम में, मतलब कि काम करने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। सिंपल सी बात है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी चीज खाते हैं उससे एनर्जी निकालते हैं। जो भी चीज खाए उससे हम लोग एनर्जी को निकाल लिए, यही प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनी पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए जो हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, जिसमें खाना खाए और उसको यूटिलाइज कर लिए वो काम करने के लिए, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक और मस्त बात क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन प्रोसेस वी ऑब्टेन एनर्जी। वही बात जो बोले आपको, न्यूट्रिशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं होगा तो हम लोग एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली होता है कि हम लोग जो खाए, मान लीजिए एक एप्पल खा लिए हम लोग, एप्पल के अंदर क्या था, आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, क्या मिला तो फैट मिला, और क्या मिला तो प्रोटीन। प्रोटीन टूट गया अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में, फैट किसमें, फैटी एसिड में। तो ये जो ग्लूकोज मिला था ना हमको उस कार्बोहाइड्रेट से, अब ये ग्लूकोज टूटेगा सेल में जाकर, किसमें, एटीपी में, एनर्जी में, और उस एनर्जी से हम लोग कोई भी काम कर पाते हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज तो हमको तब मिलेगा ना जब न्यूट्रिशन प्रोसेस हो। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय न्यूट्रिशन प्रोसेस वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो तभी मिलेगा जब न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ना, न्यूट्रिशन जो है ना, ये कहां से आया, ये आया न्यूट्रेंट वर्ड से। कौन सा वर्ड से, न्यूट्रेंट वर्ड से न्यूट्रिशन आया। और न्यूट्रेंट किसको बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो हमारा पृथ्वी पे पाया जाता हो, जिससे हम लोग खाते हो और उससे एनर्जी निकालते हैं, ऐसा सब्सटेंस को बोलते हैं। तो दो सब्सटेंस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, ऐसा सब्सटेंस जिससे ऑर्गेनिज्म एनर्जी ऑब्टेन करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रेंट। ऐसा कौन कौन है बता चुके आपको, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है।
ये सभी को हम लोग क्या मान के चलेंगे, सभी को न्यूट्रेंट मान के चलेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो बेसिकली हम लोगों ने देख लिया लाइफ प्रोसेस के बारे में, उसका डिफाइन वगैरह। अब न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन तो प्रोसेस मालूम है आपको। तो न्यूट्रिशन का दो मोड हो सकता है, या तो वो ऑटोट्रॉपिक होगा। ऑटो वर्ड समझते हैं ना, AUTO, ऑटो। ऑटो वर्ड मतलब ऑटोमेटिक, खुद से हो, खुद से होने वाला प्रोसेस में ऑटो वर्ड लगता है। तो ऑटोट्रॉपिक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस जो खुद बहू, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाए। ओके। हेटरोट्रॉपिक में क्या होगा कि खुद से ना बनाए, दूसरे पे डिपेंड हो जाए, भाई वो बना रहा है तो खाएंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं खाएंगे। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑटोट्रॉपिक जिसमें कि खुद से बनाए। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फोटोसिंथेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई अपना खाना खुद से बना रहा है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो हो गया ना कि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फोटोसिंथेटिक। और अगर कोई दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये बात बेसिक समझ में आ गया होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? दोज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, किसी और पे डिपेंड ना हो, उसी को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एक्चुअली होता क्या? इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट जैसे कि CO2 का यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, पता होगा आपको। और किसका यूज करते हैं? तो H2O का यूज करते हैं भैया। और किसका करते हैं? तो सनलाइट करते हैं, सनलाइट करते हैं। और क्या करते हैं? सोयल करते हैं। तो ये सब चीज का हम लोग क्या करेंगे? यूज करते हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल बना सके। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज, C6H12O6, तो ये सब चीज बनाते हैं। इसका यूज किए और क्या बना दिए? तो ये बना दिए। तो ये प्रोसेस होता है। ये जनरली हमको कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट में और कुछ कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। फिर हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक में क्या है? जो वही बोले थे आपको कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई अपना खाना खुद से ना बनाए, किसी और पे डिपेंड हो जाए। वही बात है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। डिपेंड वाला बात आ रहा है भैया। इसमें क्या होगा ना, ये जो खाना बनाया था, क्या बनाया था? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, जैसे कि ग्लूकोज। तो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग यूज करेंगे फूड के तौर पे। जैसे कि ग्लूकोज बनाया तो ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 बनाया, इसको यूज करेंगे हम लोग खाने के लिए। अब इसको हम लोग खा लिए, खा के इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? एनर्जी, ATP बना लेंगे और काम कर लेंगे हम लोग। तो ये करेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही चलता है। ये कहाँ देखने को मिलता था? एनिमल्स, हम लोग एनिमेलिया में आते हैं, मालूम होगा। पैरासाइट, और कहाँ? तो फंगी वगैरह में नजर आएगा। और भी बहुत सारा है। तो बेसिकली ये तीन के बारे में बात करेंगे। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना तीन टाइप का होता है, एक होलोजोइक, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होगा? ऐसा जो सड़ा गला से न्यूट्रिएंट खींच रहा हो उसको क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक जो जिंदा से न्यूट्रिएंट खींच रहा हो। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में न्यूट्रिएंट खींच रहा है। अंतर क्या है कि सेप्रोफाइटिक में क्या होगा? सेप्रोफाइटिक में क्या होगा? मरा हुआ से, सड़ा हुआ से लेगा न्यूट्रिएंट। सेप्रोट्रॉपिक में, सेप्रोफाइटिक सेप्रोट्रॉपिक दोनों नाम है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पैरासाइटिक में क्या होगा कि जिंदा से जिसमें अभी जो जीवित है उससे न्यूट्रिएंट खींचता है। जैसे कि आप देखे होंगे लीच, मच्छर, ये सब क्या जिंदा आदमी से, हम लोग को काट रहा है, हम लोग तो जिंदा है ना, हम लोग से न्यूट्रिएंट खींच रहा है। तो पैरासाइटिक में वो आएगा जो जिंदा से न्यूट्रिएंट खींचे। सेप्रोट्रॉपिक में क्या आएगा? सेप्रोट्रॉपिक में वो आएगा जो मरा हुआ से न्यूट्रिएंट खींचे। ओके। होलोजोइक में कौन आएगा भैया? होलोजोइक ऐसा प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, जिसमें हम लोग खाना खाए, उसको डाइजेस्ट करें, फिर उसको एसिमुलेट करें और एग्जीक्रेट कर दे। मतलब कि उसको खा के उससे उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट निकाले और उस न्यूट्रिएंट को यूज करें हम लोग। ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन ये सब दिखने को मिले, उसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। क्या यहाँ पर डाइजेशन वगैरह हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पर हो रहा? नहीं हो रहा, बट यहीं पर हो रहा है। तो डाइजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेस जहां पर देखने को मिलेगा उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे।
अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहां पर इन तीनों का डिफरेंस देखेंगे हम लोग क्या एक्चुअली। और तो चलिए देख लेते हैं हम लोग न्यूट्रिशन का ये वाला पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक में क्या अंतर है। ये तीनों के तीनों क्या है आपको मालूम है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सिंपल सी बात। तो अंतर बताना था ना हमको, बता तो दिए थे एक्चुअली। क्या अंतर में यही है कि होलोजोइक में हम लोग इंजेक्शन खाएंगे, डाइजेशन पचाएंगे उसको, फिर एब्जॉर्ब करेंगे उससे न्यूट्रिएंट को निकालेंगे, फिर उसको यूज कर लेंगे हम लोग, फिर बाकी वेस्ट को रिलीज कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होगा, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये चारों पांचों प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो बोलेंगे बस। और ये कहाँ देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ में, अमोइबा में और एनिमल्स में। हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं तो हम लोग में। ओके, तो ये वो वाला प्रोसेस है जो हम लोग करते हैं। अब पैरासाइटिक में उसी टाइम बता दिए थे, ये वो प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट को हम लोग निकालेंगे, ऑब्टेंड करेंगे, लेकिन किससे, किसी भी लिविंग से। डेड नहीं होना चाहिए वो, लिविंग से न्यूट्रिएंट हम लोग नहीं करेंगे, सॉरी, जो भी कर रहा होगा। जैसे कि कौन करता है, तो ये लीच करता है, वो जोंक वगैरह होता है ना, लीच वो। और मॉस्क्यूटो भी करता है, यहाँ नाम नहीं लिखे, मॉस्क्यूटो वो भी तो खून पीता है ना, कितना पीता है। तो हम लोग जिंदा रहते हैं ना, हम लोग तो खून पी के चला गया, तो हम लोग लिविंग है ना, जिंदा है, तो खून पिया, वो अपना काम, जिंदगी चल रहा है उसका, तो लिविंग से न्यूट्रिएंट खींचा। तो ऐसा वाला को सब क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक बोलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड, क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, बिना मारे उससे न्यूट्रिएंट को जो डिराइव करता है, ऐसा वाला ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डालते हैं। समझ में आया, ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम, इसे पैरासाइटिक में डालेंगे। ऐसा कौन करता है, तो भैया लीच करता है, टेपवर्म करता है, वर्म करता है, मॉस्क्यूटो करता है। तो ये सब आ गया हमारा पैरासाइटिक में। फिर तीसरा सेप्रोफाइटिक में, इसमें और इसमें एक के अंतर है, 19-20 का अंतर नहीं है, एक अंतर है, वो ये है कि ये बिना मारे करता है, ये मरा हुआ से करता है। क्या है, एन ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट, मरा हुआ प्लांट, मरा हुआ एनिमल से, मरा हुआ मटेरियल से ये न्यूट्रिएंट को डिराइव करेगा। ऐसा वाला एनिमल सब, जैसे कि फंगी में ईस्ट हो गया, सोयल बैक्टीरिया। आप वो देखिए मशरूम वगैरह है ना, मशरूम क्या यही तो है, सेप्रोफाइटिक में आता है। वो न्यूट्रिएंट खींच कर अपना जिंदगी चला रहा है, बट किससे खींच रहा है, तो मरा हुआ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स के बारे में आप जानते होंगे, लीकेन, लीकेन लीकेन का स्पेलिंग क्या था, LEECHEN, लीकेन। लीकेन में क्या होता था ना, कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी एक बैक्टीरिया है जो प्लांट से न्यूट्रिएंट लिया और उसको बदले में क्या दिया, उसको बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके दिया कि भैया देखो तुमको नाइट्रोजन की जरूरत है, तुम नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे सोइल से, तो हम तुमको नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे, लेकिन बदले में हमको चाहिए खाना। तो वो वाला काम करता है। लेकिन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो वो सब भी यहाँ पे होता है। तो ये सब याद रखिएगा। ओके, तो ये 3 डिफरेंस था। अब हम लोग ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है भैया, तो 3 चीज रिक्वायर्ड होता है। क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, 3 चीज। एक तो सनलाइट। अब ये मत पूछेगा सनलाइट क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और क्या चाहिए, तो और चाहिए हम लोग को वाटर। हम लोग को नहीं चाहिए यार, प्लांट को चाहिए। ऑटोट्रोपिक कौन करता है, तो प्लांट करता है। तो प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए उसको, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि वाटर चाहिए, जो क्या होता है, H2O होता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा उसको। और क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल चाहिए उसको। क्या चाहिए, CO2 चाहिए। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। कैसे करता है, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसके नेक्स्ट वाला स्लाइड में। तब तक के लिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली ये प्रोसेस किस में होगा, आपको प्लांट में होगा, क्योंकि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू डू अबाउट प्लांट। तो क्या होता है, ये बेसिक प्रोसेस है, बच्चा से याद किए 1-2 क्लास से। क्या भैया, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस प्लांट का जिससे वो खाना बनाता हो, किसका हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का और क्लोरोफिल का। ये 3-4 कंपोनेंट जो दिख रहा है आपको,
ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला और ये वाला, ये चारों का चारों कंपोनेंट क्या है, रिक्वायर्ड कंपोनेंट है। कोई आपसे पूछे रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस तो क्या बोलिएगा, ये चारों का नाम, दिस ऑल आर दी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे होता है भाई। तो हमको जहां तक मालूम है कि होता यूं है कि क्लोरोफिल, पहली बात क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेली, जो सेल ऑर्गेनेली जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल में, सॉरी प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। उसके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ओके, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये गधा करता क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसका मेन काम जो है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो हुआ क्यों कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, कौन एब्जॉर्ब किया, तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, पहला तो ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ भैया, देखो ऐसा पहला दूसरा नहीं हुआ, ये साथ में हो रहा है, लेकिन एक करके तो बताना पड़ेगा ना, कि ये बता फिर ये बता। इसको एक नंबर दो नंबर मत समझिएगा, बस समझ लीजिए कौन क्या कर रहा है। तो क्लोरोफिल क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, स्टोमाटा के बारे में जानते हैं। जितना भी प्लांट है सबका जो पत्ता होता है उसमें छोटे छोटे छेद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टोमाटा। कैसा दिखता है, तो स्टोमाटा कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखने का। आई डोंट थिंक सो कि हम एग्जैक्टली वही डायग्राम बना लेंगे स्टोमाटा का, बट हम कोशिश जरूर करने वाले हैं स्टोमाटा को बनाने का। ओके, तो दिस इज नथिंग बट दी स्टोमाटा, ये स्टोमाटा है। बट अभी जो स्टोमाटा आपको दिख रहा है ना, ये ओपनिंग स्टोमाटा है। मतलब स्टोमाटा जब ओपन पोजीशन पे हो, किस पोजीशन पे हो, ओपन। अभी आपको अंदर ऐसे जाते हुए दिखेगा क्या चीज भैया, क्या चीज ये करता है, CO2। गुड, और क्या करेगा, अगर स्टोमाटा ओपन हुआ, इसका दो ही रीजन हो सकता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा होगा, या फिर वो क्या कर रहा होगा, या फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा होगा। दो रीजन के लिए वो क्या करता है, स्टोमाटा ओपन होता है। ये क्या स्टोमाटा है, स्टोमाटा। ओके, इसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिखता है यही है क्लोरोफिल। यही क्या है, क्लोरोफिल यही है। ओके, ओपन पोजीशन पे, अभी ये स्टोमाटा किस पोजीशन पे, ओपन। ओके, अब अभी बनाने वाले जो है वो ध्यान से देखिएगा। अभी भी ये क्या कहला रहा, अभी भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टोमाटा ही बोलेंगे। बट अभी ये की कौन सा पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे। क्या ये स्टोमाटा है, बट क्या है ये, क्लोज है, क्लोज या ऑफ, समझ रहे हैं ना, बंद है। तो ओपन कब होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने के लिए, या तो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए। दो रीजन के लिए ओपन होगा, फिर क्लोज हो जाएगा। तो स्टोमाटा के हेल्प से ये क्या करता है, स्टोमाटा के हेल्प से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो क्या लिखेंगे, इन टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी CO2 बाय स्टोमाटा। तो पहले तो ये हुआ, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लिया सनलाइट को, क्या हुआ फिर, तो CO2 को इंटेक किया कौन, स्टोमाटा। फिर क्या हुआ भैया, तो फिर हुआ हमारा जो सोयल होता है ना, मिट्टी, मिट्टी के अंदर क्या मिनरल्स है, और क्या, तो वाटर। अब मिट्टी से वाटर कौन लेगा, प्लांट का कौन सा कंपोनेंट मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, गुड, कौन करेगा, रूट करेगा। रूट में भी कौन सा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट, कौन, एपिकल मेरिस्टेमेटिक रूट। चूंकि रूट है, तो रूट है तो क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक, रैम। कौन सा रूट भैया, तो रैम रूट। रैम रूट क्या करेगा, वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोयल। तो ये तीन काम पहले हुआ, क्या हुआ, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा ले लिया, उसके बाद क्या हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक एब्जॉर्ब किया वाटर को। आगे का प्रोसेस मस्त है। अब होगा क्या कि दो रिएक्शन होगा। अब होगा क्या, दो रिएक्शन, एक रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, रिएक्शन को आरएक्शन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा होगा डार्क रिएक्शन,
डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन नाम से ही दिख रहा है भाई कि यहाँ पर लाइट का यूज होगा। क्या यूज होगा, लाइट का यूज होगा। अब लाइट का यूज होगा, क्या होगा देखिए, क्लोरोफिल क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। अभी रूट एपिकल जो हमारा क्या किया था, वाटर को एब्जॉर्ब किया था। तो वो जो वाटर था हमारा H2O, उसको हम लोग क्या किए, सन लाइट के तौर पे तोड़ दिया, डिसोसिएशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, डिसोसिएशन किसका, तो वाटर का। वाटर का डिसोसिएशन हो गया किसमें भैया, H2 में। और किसमें भैया, तो O2 में। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में होता है हमारा डिसोसिएशन किसका, तो वाटर का। कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, कोई बताएगा, ये प्रोसेस कहां पर होता है, ये प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है, अकर इन। अब क्लोरोप्लास्ट में एक पोजीशन होता है जिसको पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में अकर इन स्ट्रोमा, ये क्या भैया, ये है क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारा उसका सिस्टम रहता था, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ये लाइट रिएक्शन हुआ। और लाइट रिएक्शन में हुआ क्या कि वाटर टूट गया H2 में और O2 में, किसके हेल्प से, तो सनलाइट का हेल्प से। दिस इज दी लाइट रिएक्शन प्रोसेस जो हुआ स्ट्रोमा में। कौन सा स्ट्रोमा भैया, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में हुआ। ऐसा ऐसा प्रोसेस हुआ। अब डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन है तो ब्लैक से दिखाएंगे, सही लगेगा। डार्क रिएक्शन में हुआ क्या, अब देखिए, जैसे ही लाइट रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन चले गया। दिख रहा है ना, ऑक्सीजन ईथर से बाहर निकलता है, स्टोमाटा ओपन हुआ, ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन जो लाइट रिएक्शन से बच रहा था, उस हाइड्रोजन के साथ यहां से जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, ये स्टोमाटा, वो आ जाएगा और आपस में दोनों कंबाइन कर लेगा। क्या कर लेगा, दोनों कंबाइन कर लेगा। देखिए यहाँ पर हुआ डिसोसिएशन, याद रख लीजिए क्या हुआ यहाँ पर, डिसोसिएशन। यहां हुआ डिसोसिएशन, यहां क्या होगा, एसोसिएशन। एसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना। वाटर टूट रहा है ना इसमें, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। एसोसिएशन मतलब जुड़ना, एसोसिएशन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पर टूट रहा था, यहाँ पर जुड़ रहा है। ये कहां पर हुआ, तो स्ट्रोमा में हुआ। ये कहां पर होगा, बता देंगे कहां पर होगा। इसमें सनलाइट का यूज हो रहा है, इसमें सनलाइट का यूज नहीं हो रहा। सनलाइट का यूज हुआ तभी तो लाइट रिएक्शन बोले, इसमें सनलाइट का यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए तो डार्क रिएक्शन बोले, ऑब्वियसली। अब ये कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा भैया, तो बन जाएगा C6H12 और O6। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। पता होगा ना आपको, दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज, वही जो प्लांट को चाहिए। तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। अब ये प्रोसेस होता कहां पर है, अकर इन ग्रेन्यूम, ग्रेन्यूम में होता है, ग्रेन्यूम। ये भी कहाँ रहता है भैया, तो ये भी हमारा किस में है, ये भी कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेन्यूम होता है, उसके अंदर हमारा डार्क रिएक्शन होता है, एसोसिएशन प्रोसेस है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर से बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन में सनलाइट का यूज होगा, डार्क रिएक्शन में सनलाइट का यूज नहीं होगा। लाइट रिएक्शन में डिसोसिएशन होगा वाटर का, डार्क रिएक्शन में एसोसिएशन होगा हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तीसरा डिफरेंस कि ये कहां पर होगा, तो स्ट्रोमा में होगा क्लोरोप्लास्ट का। ये कहां पर होगा, तो ग्रेन्यूम में होगा क्लोरोप्लास्ट का। कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपसे कोई पूछे ना कि फाइनल प्रोडक्ट कहां पे बनता है, तो आप क्या बोलिएगा, लाइट रिएक्शन। ना ना ना, कहां पे, तो डार्क रिएक्शन। सबसे पहले ये रिएक्शन होता है, उसके बाद ये रिएक्शन होता है। ये बात हरदम याद रखिएगा, सीक्वेंस क्या, फर्स्ट लाइट रिएक्शन देन डार्क रिएक्शन। आई होप फोटोसिंथेसिस का ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। नॉर्मल प्लांट में कैसा फोटोसिंथेसिस हो रहा है हम लोग देख चुके हैं। पहले क्या हुआ, सनलाइट एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, फिर क्या किया, वाटर को डिसोसिएट किया, ऑक्सीजन बाहर, फिर वो बचा हुआ हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर बना दिया ग्लूकोज। ये नॉर्मल प्रोसेस था। बट डिजर्ट प्लांट ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पहले जान लीजिए। डिजर्ट नाम में लगे, डिजर्ट प्लांट मतलब ऐसा जगह वाला प्लांट जहां पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो और सनलाइट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, इतना टेम्परेचर हो कि गर्मी से मतलब हालत खराब हो जाए। तो ऐसा इलाका को डिजर्ट बोलते हैं ना। तो वहां पे जो जनरली हम लोग को प्लांट देखने को मिलता है, जैसे कि कैक्टस हो गया, एलोवेरा हो गया। कैक्टस देखे ना, ऐसा ऐसा होता है कैक्टस का पौधा, आप देखे होंगे ऐसा।
ऐसा ऐसा निकला हुआ होता है ना, बड़ा बड़ा काटा 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 होता है पूरा पूरी, ऐसा वाला पौधा जो होता है कैक्टस। एलोवेरा का तो बहुत आसान है, ऐसा ऐसा होता है, इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे निकला रहता है, मतलब थोड़ा कांटा सा होता है कुनखी। तो ये एलोवेरा था, फूल नहीं है, बहुत आर दी डिजर्ट प्लांट्स। तो ये सब जो है ना, ये सब डिजर्ट एरिया में रहता है। अब उस एरिया में होता क्या है कि एक तो वाटर बहुत दूर से बहुत ज्यादा नीचे जाने के बाद पानी मिलता है बेचारा को। अब वो पानी और सनलाइट का टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करे, नॉर्मल में क्या था, एक ही टाइम सारा प्रोसेस हो रहा है कि पानी को एब्जॉर्ब किया, एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा क्या क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या किया रखा, और इधर से जो वाटर लिया, वाटर को सनलाइट से तोड़ा, हाइड्रोजन को मिला दिया, इससे ऐसा वाला प्रोसेस कर रहा था। तो अगर ये प्रोसेस करेगा तो जो भी वाटर को वो लिया है, एब्जॉर्ब किया है, बहुत मुश्किल से तो किया बट किया, वो उसको जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, और इसके चक्कर में सारा वाटर बाहर। क्यों बाहर? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई है तो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। अब बेचारा एक तो मुश्किल से पानी इकट्ठा किया, वो भी उड़ जाएगा, तो फिर दिक्कत है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं करता, ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस करता है। ये दो स्टेज, दो अलग अलग पार्ट में अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। पहला पार्ट जो रात में करता है, दूसरा पार्ट जो दिन में करता है, याद रखिएगा। नॉर्मल प्लांट एक के टाइम, एक उसी टाइम इंस्टेंटली वही टाइम सारा प्रोसेस करता है, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन दोनों एक के टाइम करता है, बट ये दो अलग अलग टाइम करता है। सबसे पहले बेचारा मस्त रात में क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन वाला काम करेगा, जितना एब्जॉर्प्शन वाला काम है रात में कर लिया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया स्टोमाटा के द्वारा, रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन वाला दोनों काम कर लेगा रात में, जड़ से पानी और इधर से क्या ले लेगा, इधर से ले लेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अगर दिन में ओपन करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, तो पानी जो एब्जॉर्ब किया था वो इवापोरेट कर जाता ना, इसीलिए रात में एब्जॉर्ब कर रहा है कि रात में एब्जॉर्ब करेंगे, धूप है नहीं जो इवापोरेट करेगा, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया और इधर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, दोनों को क्या किया, आपस में मिला दिया। जैसे दोनों को आपस में मिलाया, क्या बन गया, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड बन गया C4H6O5, ये बन गया। अब फिर दिन में ना देखो, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो नहीं सकता, ओके। तो रात में क्या किया, एब्जॉर्प्शन वाला काम करके दोनों को एसोसिएट करा दिया और बना लिया मैलिक एसिड। फिर जैसे ही दिन हुआ, सनलाइट मिला, उस सनलाइट का हेल्प से उस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल उस प्लांट का, और उसको यूज कर लिया मैलिक एसिड पे, और उससे कन्वर्ट कर लिया ग्लूकोज। आई होप ये प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। रात में क्या किया, एब्जॉर्प्शन कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके द्वारा, तो स्टोमाटा के द्वारा। किसके द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा। वाटर किससे एब्जॉर्ब किया, तो रूट्स, और दोनों को मिला दिया और क्या बना दिया, मैलिक एसिड बनाया। फिर सेकेंड प्रोसेस में क्या करेगा, दिन में वो जो मैलिक एसिड था उसको सनलाइट, इसको कौन एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, और उसको मार दिया किस पे, मैलिक एसिड पे, और वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। तो ये ऐसा प्रोसेस है डिजर्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस का, नॉर्मल वाला नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। तो चलिए देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमोएबा। अमोएबा कैसा न्यूट्रिशन प्रोसेस करता है। प्लांट का तो देख लिए, डिजर्ट प्लांट भी देख लिए। सिंपल है, अमोएबा क्या होता है, तो दिख रहा होगा ऐसा अजीब सा स्ट्रक्चर जो होता है, यूनिसेलुलर होता है, मालूम है आपको, न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक, वो वाला। और क्या कहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोएबा बोलते हैं, ठीक है। उसके पास ना ऐसा यू दिख रहा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा ये कोनकी निकला हुआ, इधर से एक ऐसा, इधर से ये निकला हुआ, इधर से ये निकला हुआ, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। इसी के हेल्प से ये मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, इसी के हेल्प से ये खाना को ग्रैब करता है, खाता है। तो सूडोपोडिया का काम दो चीज के लिए करता है, यहाँ से वहां चलने के लिए और खाना को खाने के लिए। उसके बाद ये दिख रहा है, ये पार्टिकल्स, इसको मान लीजिए खाना है इसका, तो जैसे ही खाना को अपने नजदीक दिखेगा, वो सूडोपोडिया को एडजस्ट कर लेगा कि उसको अंदर लेने के लिए। देखिए ऐसे ओपन हो रहा सूडोपोडिया, अभी ओपन हो रहा सूडोपोडिया, फिर ये पहला स्टेज हुआ, फिर खाना नजदीक आया, तीसरा देख लीजिए खाना अंदर आ गया, तो सूडोपोडिया को ऐसे एडजस्ट किया और ऐसे अंदर कर लिया खाना को। तो जिस टाइम ये फूड को देखा और अंदर के लिए सोचना स्टार्ट किया, उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड के लिए रेडी है वो। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ये खाना खाता है। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस, अगर आप सेल पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा इंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है।
ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी अदर पार्टिकल सेल के अंदर आता हो, उसी को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। और क्योंकि अमोइबा इससे खाना खा रहा है, तो उस स्पेशल इंडोसाइटोसिस प्रोसेस को हम लोग फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस से जानते हैं। कोई पूछे कि अमोइबा कौन सा प्रोसेस से खाना खाता है, तो क्या बोलिएगा? फाइगोसाइटोसिस। क्या बोलिएगा? फाइगोसाइटोसिस प्रोसेस से अमोइबा अपना खाना खाता है। तो इंजेक्शन कर रहा है, फाइगोसाइटोसिस कर रहा है। तो खाना अंदर आया, अब यहाँ पर डाइजेशन होगा, ये टूटेगा, कन्वर्ट होगा, फिर वेस्ट बाहर निकल जाएगा। फिर वेस्ट क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर निकल गया वेस्ट, ये वाला दिख रहा होगा, तो वेस्ट बाहर निकल गया। और जब वेस्ट बाहर निकलेगा, उस प्रोसेस को इजेशन बोलेंगे। इजेशन मतलब थ्रो करना वेस्ट मटेरियल को, इंजेक्शन मतलब खाना को अंदर लेना। अब इजेशन कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्जोसाइटोसिस। सेल में अगर कोई भी चीज को बाहर फेंकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्जोसाइटोसिस। कोई भी चीज को अंदर लेते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको इंडोसाइटोसिस। ये बेसिक बात याद रखिएगा। और क्योंकि ये अमोइबा में हो रहा है, तो इस पार्टिकुलर एक्जोसाइटोसिस को क्या बोलेंगे? सेल वोमिटिंग। और क्योंकि अमोइबा में हो रहा था, तो इस पार्टिकुलर इंडोसाइटोसिस को क्या बोल रहे थे हम लोग? फाइगोसाइटोसिस। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूट्रिशन इन अमोइबा में किससे वो खाना खाता है? तो फाइगोसाइटोसिस के द्वारा खाता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें वो खाना खाता है? तो क्या बोलेगा? फाइगोसाइटोसिस। सॉरी, सूडोपोडिया से वो खाना को गिरफ्त करता है, और खाना खाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फाइगोसाइटोसिस। डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, फिर वेस्ट को बाहर निकालता है, तो उसको इजेशन बोलते हैं। सेल के अकॉर्डिंग उसको एक्जोसाइटोसिस बोलेंगे, बट अमोइबा के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलेंगे? सेल वोमिटिंग। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमोइबा। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल यानी कि ह्यूमन बीइंग। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में याद है ना? हाँ, ऑटोट्रोपिक देख चुके हैं, अब होलोजोइक ही करेंगे। इससे पहले किए तो वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही था, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, बट वो अमोइबा में था, लेकिन ये ह्यूमन में है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन में हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करना ही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज होता है, एक एसोसिएटेड ऑर्गन्स होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। एसोसिएटेड ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन जो हेल्प करेगा डाइजेशन में, जो हेल्प करेगा डाइजेशन में। ऐसा कौन कौन ऑर्गन है? सिलेवरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, पता है। फिर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। फिर क्या है? लीवर है। फिर क्या है? पेनक्रियाज है। और यही सब है जो बताया आपको। बट ये सब ऑर्गन्स है भाई, ये सब क्या ऑर्गन्स है जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में। ये सब कुछ एंजाइम्स रखता है, वो रिलीज करेगा, उससे डाइजेशन प्रोसेस होगा। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूब, हॉलो ट्यूब, ट्यूब जैसा होगा, खाली होगा, उसके अंदर खाना इधर से उधर होगा, और इससे डाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रोसेस पे देखते हैं कैसे न्यूट्रिशन होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल में। तो पहला स्टेप में क्या होगा भैया? पहला स्टेप में क्या होगा? क्रशिंग होगा, मिक्सिंग होगा फूड का। किसके साथ? तो दांत। देखो हम लोग खाना खाए तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दांत से चबाना। चबा रहे हैं तो क्या क्रशिंग हो रहा है, फूड टूट रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो क्रशिंग प्रोसेस हो रहा है। किसके द्वारा? दांत के द्वारा। और क्रशिंग प्रोसेस होते टाइम ही वो सलाइवा के साथ मिक्सअप हो जाता है। अब ये सलाइवा क्या है? सलाइवा एक लिक्विड फ्लूइड है जिसके अंदर सिलेवरी एमिलेज होता है। जिसके अंदर क्या होता है? सिलेवरी एमिलेज। तो क्रशिंग के बाद क्या होता है? फूड मिक्स हो जाता है किसके साथ? सलाइवा के साथ। सलाइवा क्या है? तो एक लिक्विड, इसके अंदर क्या होता है? एक इंजाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिलेवरी एमिलेज होता है। अब ये जो सिलेवरी एमिलेज है वो रिलीज कहां से हुआ? तो सिलेवरी ग्लैंड से। हमारा यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड है, सबको पता होगा, मुंह के अंदर। वो सिलेवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सिलेवरी एमिलेज रिलीज करता है, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और सलाइवा रिलीज करता है जिसमें सिलेवरी एमिलेज होता है। अब वो सिलेवरी एमिलेज क्या करेगा ना, हम जो खाना खाए थे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट था, उस कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आई होप समझ में आया। खाना खाए, दांत से उसको तोड़े, उसके बाद खाना सलाइवा के साथ मिल गया। सलाइवा के अंदर था सिलेवरी एमिलेज। सिलेवरी एमिलेज कहां से निकला? तो सिलेवरी ग्लैंड से। अब ये सिलेवरी एमिलेज क्या किया? ये हरामी सिलेवरी एमिलेज जो था वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। तो ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। क्या तो सिलेवरी एमिलेज में पहला प्रोसेस ये था। कहां पे हुआ? तो माउथ में हुआ, ये बात याद रखिएगा। अब खाना ओसोफेगस के द्वारा, ये फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस बोलिए या इसोफेगस बोलिए, बात बराबर है। तो ओसोफेगस या इसोफेगस के द्वारा खाना आ जाएगा धीरे से पेट में, स्टमक में। तो सेकेंड प्रोसेस कहां पे होगा? स्टमक में होगा। सेकेंड प्रोसेस कहां पे होगा? स्टमक में। स्टमक के पास एक ग्लैंड होता है, वहीं पर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस रिलीज करता है, इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन कंपोनेंट होता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिन।
तीन कंपोनेंट होता है किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। ओके, अब होगा क्या, वो जो खाना था फूड, वो सबसे पहले मिक्स हो जाएगा HCl के साथ, और अब बन जाएगा कौन सा फूड, अब बन जाएगा हमारा एसिडिक फूड। क्या बोलेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है यार, खाना अगर एसिड में मिल गया तो एसिडिक फूड हो गया ना वो, तो एसिडिक फूड, पहला काम तो ये हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये एसिडिक फूड बना ही क्यों भैया, ये एसिडिक फूड इसलिए बना ताकि ये फूड क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। वैसे ये एसिडिक फूड बना, अब ये जो हमारा पेप्सिन था ना, ये पेप्सिन ये अब एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो नेचर है कि भैया हम खाना को तोड़ेंगे तो एसिडिक मीडियम में ही तोड़ेंगे, अदरवाइज हम खाना तोड़ेंगे नहीं। तो अब क्या हुआ, एसिडिक फूड में कन्वर्ट हो गया। अब फूड में तो बहुत सारा कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट वाला काम यहाँ पे हो गया, प्रोटीन जो था ना, प्रोटीन जो था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ किसके द्वारा, पेप्सिन, पेप्सिन के द्वारा ये कन्वर्ट हुआ। अब पेप्सिन काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में है, तो पेप्सिन काम करेगा तो सिर्फ किसमें करेगा, एसिडिक, एसिडिक मीडियम। ये बेसिक बात याद होना चाहिए। फिर से समझा देते हैं, खाना ओसोफेगस के द्वारा फूड पाइप मतलब स्टोमक में आया, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया, इसके अंदर HCl था, म्यूकस था और पेप्सिन था। HCl क्या किया, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया ताकि पेप्सिन क्या कर सके, प्रोटीन को कन्वर्ट कर सके अमीनो एसिड में। अब म्यूकस का क्या काम है वो जान लीजिए। तो म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस का काम है कि हमारा जो स्टोमक होता है उसका जो इनर लेयर्स होता है ना उसको प्रोटेक्ट करना, क्या उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इनर लेयर सिंपल सी बात है यार, अंदर का जो लेयर होगा वो तो थोड़ा सॉफ्ट होगा ना, ऑब्वियसली अंदर का लेयर है तो सॉफ्ट होगा, तो वो सॉफ्ट पार्ट को बचा सके किससे, एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, जला देगा, ऑब्वियसली जला देगा, तो ये एसिड से बचा सके इसीलिए ये दिया जाता है म्यूकस, वो क्या करेगा, इनर वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहां पे लिख देते हैं ये बात, क्या लिख देते हैं, म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। आई होप तीनों का काम समझ में आ गया होगा। एसिड का काम एसिडिक फूड बनाना, पेप्सिन का काम प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, म्यूकस का काम इनर वॉल्स को स्टोमक का प्रोटेक्ट करना, किसके अगेंस्ट, तो एसिड के अगेंस्ट, ये जो एसिड था उसके अगेंस्ट। अब हम लोग थर्ड प्रोसेस पे चलते हैं, वो क्या है देखते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड जो प्रोसेस होगा। अब क्या हुआ कि खाना स्टोमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो वैसे पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन का दो फैक्ट बात कर लेते हैं, दो फैक्ट के बारे में बात। पहली कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, तो देख लीजिए 20 फीट, 20 फीट लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लग रहा है ये स्मॉल है बट फिर भी इसको स्मॉल बोल रहे हैं। अब स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, जब 20 फीट लंबा ये ट्यूब है, देन व्हाई वी कॉल कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसीलिए जस्ट बिकॉज इसका डायमीटर कितना है, मात्र 1 इंच का, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है इसका। पाइप लंबा है बट उसका डायमीटर बहुत छोटा है, 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेंथ के बेसिस पर इसको स्मॉल नहीं बोलते हैं, इसका डायमीटर के बेसिस पर इसको स्मॉल बोलते हैं। ये फैक्ट पता चल गया, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लीवर रिलीज कर दिया बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। एक इंपॉर्टेंट बात, लीवर जो ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट रिलीज करता है, देख लीजिए, लीवर रिलीजेस इंजाइम, कौन, तो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, ये रिलीज कर दिया। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात, लीवर इसको बनाता है बट स्टोर कहां करता है, दे स्टोर दिस एंजाइम इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में इसको रखता है। देखा, जैसे खाना आ गया गॉल ब्लैडर से रिलीज कर देता है, बनाया वहां पे, रखा गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से रिलीज कर दिया इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब होगा क्या कि वो जो हमारा फूड था वो बेसिक फूड, या फिर इसको बोलते हैं अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट हो गया। तो फूड हो गया अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट, किसके द्वारा, तो बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम क्या है, फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना। अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम, एसिडिक में हुआ था ना, तो ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा।
बाइल सॉल्ट का काम क्या है? तो बाइल सॉल्ट का काम क्या है कि फूड में एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं फैट, पता होगा फैट। तो ये जो फैट होता है वो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स में होता है। ये फैट किस में था? लार्जर मॉलिक्यूल्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब फैट था, फैट ही है, ऐसा नहीं कि फैट से कुछ और बन गया, बट लार्जर मॉलिक्यूल्स का फैट को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का फैट में तोड़ दिया। कौन? तो बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट। तो दोनों का काम समझ में आ गया। क्या हुआ? अब इसमें एक और चीज होगा। क्या होगा? ये जैसे ही देखा कि लीवर रिलीज किया और उससे ये दोनों काम हो गया, उसके तुरंत बाद ये इसको बोलेंगे ए। थर्ड स्टेप में ए वाला हो गया, थर्ड स्टेप में ए प्रोसेस हो गया, थर्ड स्टेप में बी प्रोसेस भी होगा। अब क्या होगा? पेनक्रियाज जो होता है ना हमारा, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज क्या रिलीज किया? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज किया। अब इस पेनक्रियाटिक जूस में पता है क्या आपको? इस पेनक्रियाटिक जूस में आपको 3 कंपोनेंट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको? पेनक्रियाटिक जूस में आपको मिलेगा लाइपेज, ट्रेप्सिन और लाइपेज मिलेगा, ट्रेप्सिन और एमिलेज। एमिलेज 3 कंपोनेंट आपको पेनक्रियाटिक जूस में मिलेगा, लाइपेज, ट्रेप्सिन और एमिलेज। तीनों का काम बता देते हैं आपको। वो जो खाना था इसको लगता है मिटाना पड़ेगा, इसको तो मिटाना पड़ेगा। किधर मिटा दे? ये मिटा देते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में क्या था? 3 कंपोनेंट था, लाइपेज, ट्रेप्सिन और एमिलेज। अब ये जो लाइपेज था ये क्या करेगा? तो जान लीजिए, लाइपेज का काम यहाँ पे बताते हैं। तो हुआ क्या? वो जो फूड में क्या था हमारा? फूड में हमारा एक कंपोनेंट था जो अभी तुरंत देखे थे, बड़का फैट मॉलिक्यूल तो छोटका फैट मॉलिक्यूल्स बना था ना। तो वो जो छोटका फैट मॉलिक्यूल्स था, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या किए? लाइपेज, हम लोग कुछ नहीं किए, वो पेट अपने खुद से कर लेता है। लाइपेज उसके साथ रिएक्ट किया और उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। हो गया, इसका काम खत्म। ट्रेप्सिन का बात कर ले। ट्रेप्सिन का भी काम पता है क्या है? वही प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम है। क्या किया? ये जो बच्चा कुचा प्रोटीन था वहां पे तो हुआ ही था, बच्चा कुचा जो प्रोटीन था उसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, कौन किया? तो भैया ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिन। ओके, देन एमिलेज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एमिलेज तो जो बचा कुचा, पता नहीं स्टार्टिंग में ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कुचा जो कार्बोहाइड्रेट रह गया था वो कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो था हमारा, वो किसके द्वारा? एमिलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया भैया? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, C6, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, C6H12O6, इसमें कन्वर्ट हो गया बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट। याद रहे वहां पर पेप्सिन था, वो भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, बट वो कहां पे कर रहा था? स्टोमक में। ये कहां पे कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो पेप्सिन था, ये ट्रेप्सिन है। वो एसिडिक मीडियम में काम किया और ये किसमें काम किया? ये काम किया बेसिक मीडियम, ये अल्कलाइन, अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ये बंदा काम किया। ये प्रोसेस जो हुआ ना अल्कलाइन मीडियम में काम हुआ, तो ये प्रोसेस हुआ। अब जो है एक्चुअली अब तीनों कंपोनेंट जो है हमारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों कंपोनेंट कंप्लीटली टूट चुका है और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो है हमारा
वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा उसको देखने से पहले उसका 2 पॉइंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी देखे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना था, गुड 20 फीट, इसका लेंथ कितना था 5 फीट। तो बेसिकली वो बड़ा हुआ ना, बट उसका नाम स्मॉल क्यों रखा गया, इसीलिए जस्ट बिकॉज उसका डायमीटर छोटा था। उसका डायमीटर कितना था, जल्दी याद कीजिए, 1 इंच का। इसका डायमीटर कितना है, 3 इंच का। तो डायमीटर बड़ा है, दैट्स वाई उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेंथ के बेसिस पर नहीं बोलते, ठीक है। अब होता क्या कि डाइजेशन हो गया कंप्लीट, यहां पर होगा एब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। भैया डाइजेशन तो हो गया, बट अभी उसमें भी ना वेस्ट मटेरियल है, फूड डाइजेस्ट हो गया है, उससे न्यूट्रेंट निकालना बाकी है। न्यूट्रेंट निकाल के वेस्ट को रेक्टम के द्वारा बाहर वो करना है। तो ये हम क्या दिखा रहे पता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का वो वॉल्स है, इसको अंदर का वॉल्स दिखा रहे हैं। तो अंदर का वॉल्स में ना विली दिखेगा आपको, स्पेलिंग देख लीजिएगा, VILLI या VILLY होता है। तो विली, विली होता है क्या है, माइक्रो, इट इज माइक्रो फाइन्स बोल सकते हैं हम लोग, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन में। जैसे ही खाना इधर से इधर पास होगा, वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारा वो इधर से इधर पास होगा, तो न्यूट्रेंट जो है ना वो सब इसमें आके फंस जाएगा। जितना न्यूट्रेंट होगा वो क्या होगा, इसमें आके फंस जाएगा, सारा का सारा न्यूट्रेंट इसमें आके क्या होगा, फंस जाएगा। और इससे नीचे ना बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज। क्या लगा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर घुसा लेगा अपना। हुआ क्या, फिर से बताते हैं। खाना डाइजेस्ट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो खाना में 2 चीज था, एक न्यूट्रेंट्स जो कि बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था, और दूसरा वेस्ट। तो वेस्ट तो चला जाएगा डायरेक्ट, बट वो जो न्यूट्रेंट जो हम लोग अभी देखे थे कैसे किसमें कन्वर्ट हुआ था, वो सब इस माइक्रोविली में आके फंस जाएगा। और जैसे फंसेगा तो इस पॉइंट पे आएगा, और यहां से बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज लगा हुआ है, तो वो ब्लड कैपिलरीज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है माइक्रोविली के द्वारा। ये कहां होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। बाकी बचा हुआ जो वेस्ट होगा वो चला जाएगा रेक्टम में, रेक्टम से एनस, रेक्टम से कहां चला जाएगा, और उसके द्वारा फिर पता है आपको कहां जाएगा। तो वेस्ट यहां से रेक्टम, फिर एनस, फिर जहां भी जाना होगा वहां पे। तो आज हम लोग को इतना ही देखना था न्यूट्रिशन में। अब कल हम लोग देखने वाले रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।